रणदीप हुड्डा स्टारर फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को जबरदस्ती विवादों में डाला जा रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब ये फिल्म बन गई और इस फिल्म में एक लाइन आती है कि क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह को किसने इंस्पायर किया था, सुभाष बोस को किसने इंस्पायर किया था? कि सुभाष चंद्र बोस को मोटिवेट करने वाला, सुभाष चंद्र बोस को एक शानदार लीडर में परिवर्तन करने के लिए मोटिवेट करने का जो बिग आइडिया है, मजीनी वाला, वो देने वाले। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। रणदीप हुड्डा स्टारर फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को जबरदस्ती विवादों में डाला जा रहा है। कोई विवाद है नहीं फिल्म पे, पर जबरदस्ती उस पर विवाद क्रिएट किया जा रहा है। यह ऐसी फिल्म है जो विनायक दामोदर सावरकर की एक बायोपिक है, जो निर्देशक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, निर्देशक भी हैं और उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एक्टर भी हैं। रणदीप हुड्डा की पहली फिल्म है। यह फिल्म जो है रणदीप हुड्डा के करियर की शायद बेस्ट फिल्मों में से एक है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में रणदीप हुड्डा ने मुख्य भूमिका निभाई है। उनके साथ हीरोइन के रूप में अंकिता लोखंडे हैं। इस फिल्म का एक ट्रेलर है, उसमें कई ट्रेलर हैं बट एक ट्रेलर ऐसा भी इसमें दो प्रभावशाली नेताओं महात्मा गांधी और वीर सावरकर के बीच ऐतिहासिक मुलाकात को दर्शाया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी अलग अलग विचारधाराओं को बार बार उजागर किया गया है। इसके अलावा फिल्म में बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह और नेता सुभाष चंद्र बोस जैसी प्रमुख शख्सियतों की भी झलक आपको देखने को मिलेगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब ये फिल्म बन गई और इस फिल्म में एक लाइन आती है कि क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह को किसने इंस्पायर किया था, सुभाष बोस को किसने इंस्पायर किया था? वो विनायक सावरकर थे। तो इनके लीडर विनायक सावरकर थे। अब ये सच बात है, ये सच है। लेकिन क्या होता है कि भैया जो सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे हैं, एक्चुअली क्या होता है, जो बड़े लीडर कांग्रेस के या फॉरवर्ड ब्लॉक के या केवल राइट विंग को आप छोड़ दीजिएगा, राइट विंग को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि राइट विंग में अगर चाहे हिंदू महासभा हो, सावरकर के बच्चे क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। चाहे वो आरएसएस के पुराने हेगड़ेवार के बच्चे क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स के बच्चे क्या कर रहे हैं सबको पता है, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं वो महात्मा गांधी का वो जो पर पोता है वो हर बात में बोलता रहता है। ये क्या है, ये अपना मुंह उठा के अचानक से कुछ ना कुछ बोलने के लिए पहुंच जाते हैं। अब इनका कोई भतीजा है जो ऑब्वियसली उसने बोला है कि ट्विटर या पहले ट्विटर अब एक्स में उसने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस का नाम सावरकर के साथ जोड़ने से परहेज करना चाहिए उनको। और इंडिया टुडे के एक आर्टिकल का उन्होंने टैग करते हुए कहा है, मैं एज इट इज जो वर्बैटम है पढ़ देता हूं आपके लिए। अंग्रेजी में है, उसका हिंदी अनुकरण पढ़ता हूं मैं आपके लिए। सावरकर फिल्म बनाने के लिए आपकी सराहना करते हैं रणदीप हुड्डा को लेकर, लेकिन सच्चे व्यक्तित्व को पेश करना महत्वपूर्ण है। कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सावरकर के साथ जोड़ने से बचें। नेताजी एक समावेशी धर्मनिरपेक्ष नेता और देशभक्तों के देशभक्त है। अबे तो क्या सावरकर नहीं थे देशभक्तों के देशभक्त? अब इनकी इस बात को, बॉटम लाइन ये है कि इस बात को अगर मुझे नेगेट करना है तो फैक्ट रखने पड़ेंगे आपके सामने, आप सभी दर्शकों के सामने। फैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, फैक्ट वन बाय वन फैक्ट, ठीक है। फैक्ट नंबर वन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। द टू ग्रेट इंडियंस इन जापान के राइटर हैं याकीकाजू सुकुरा सावा। उन्होंने लिखा सावरकर और नेताजी के बारे में, जो उनके बीच में मीटिंग हुई थी 1.5 घंटे की। उस पे वो लिखते हैं, यह सावरकर सदन बॉम्बे में नेताजी सुभाष बाबू और सावरकर के बीच निजी मुलाकात हुई, जिसमें सावरकर ने सुभाष बाबू को एक निश्चित सुझाव दिया कि उन्हें भारत छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और भारतीय सेनाओं को संगठित करने के लिए जर्मनी जाने का जोखिम उठाना चाहिए। वहां से वे बंदी के रूप में जर्मन हाथों में पड़ गए। फिर जर्मन मदद से श्री रास बिहारी बोस से हाथ मिलाने के लिए जापान चले गए। इस बात को प्रभावित करने के लिए सावरकर जी ने सुभाष बाबू को श्री रास बिहारी बोस का सावरकर जी को लिखा हुआ एक पत्र भी दिखाया, जो जापान के द्वारा युद्ध की घोषणा की पूर्व संध्या पर रास बिहारी बोस ने खुद लिखा था। अब क्या होगा, जैसे ही आप ये एग्जाम्पल देंगे तो लेफ्टीज जो कि अब खत्म होते जा रहे हैं इस देश से कुछ दिनों में सब खत्म हो जाएंगे, वो कहेंगे कि मैं संघी हूं इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं, एक ही एग्जाम्पल है। नहीं, इस बात को कई लोगों ने कहा है। जो ये बातचीत हुई है कि सुभाष चंद्र बोस को मोटिवेट करने वाला, सुभाष चंद्र बोस को एक शानदार लीडर में परिवर्तन करने के लिए मोटिवेट करने का जो बिग आइडिया है, मजीनी वाला, वो देने वाले वीर सावरकर ही थे। अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 2, जिसमें सावरकर के निजी सचिव थे बालाराव सावरकर। उन्होंने लिखा कि सावरकर और सुभाष बाबू के रिश्ते में निर्णायक क्षणों में से एक 22 जून 2040 था, उसका दिन, जो सावरकर और उनके बीच में लगभग 1.5 से 3 घंटे की मुलाकात हुई। कई लोग 1.5 घंटे, कई 2 घंटे, कई 3 घंटे भी कहते हैं। यह बैठक मुंबई में सावरकर के निवास सावरकर सदन पर हुई। 2 जून 1954 को लिखे एक पत्र में उस बैठक में क्या हुआ, ये बालाराव सावरकर उसका खुलासा कर रहे हैं। वो लिखते हैं
यहाँ एक उल्लेख किया जा सकता है कि यह सावरकर सदन बॉम्बे में नेताजी सुभाष बाबू और सावरकर जी के बीच एक निजी और व्यक्तिगत बैठक, जिसमें एक निश्चित सुझाव ये दिया गया था सावरकर जी की तरफ से कि आप भारत छोड़िए, जर्मनी जाइए, वहां जाने के बाद जर्मन हाथों के थ्रू, क्योंकि जर्मनी ने भी भारत के बहुत सारे सिपाहियों को पकड़ा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप रास बिहारी बोस से मिलिए, वहां जापान जाइए। बोस को इस बात से बहुत प्रभावित करने के लिए कि आपको जाना चाहिए, मोटिवेट करने के लिए सावरकर ने जापानी युद्ध घोषणा की पूर्व संध्या पे रास बिहारी बोस द्वारा लिखा गया पत्र उनको दिखा दिया। इस मुलाकात के करीब 6 महीने के बाद बोस ने बिल्कुल वही किया जो सावरकर ने उनको कहा था। जनवरी 1941 में वो कोलकाता में एल्गिन रोड स्थित अपने घर से गायब हो गए और अंत में जापान में रास बिहारी बोस से जाके जुड़ गए। अब आइए बात करते हैं करंट राइटर, पॉइंट नंबर 3। करंट राइटर कौन है? विक्रम संपत। वो लिखते हैं सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी में कि रास बिहारी बोस 28-30 मार्च 1942 के दौरान टोक्यो सम्मेलन आयोजित कर रहे थे, जहां भारतीय अधिकारियों की सीधी कमान के तहत एक भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाने का संकल्प लिया गया था, जो आजाद भारत को आजाद करने का एक महान अभियान संचालित करता। एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आईआईएल की स्थापना उसी दिन की गई। इसका जून 1942 में बैंकॉक में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। बर्मा, मलाया, थाईलैंड, इंडो चाइना, फिलीपींस, जापान, चाइना, जावा, सुमात्रा, हांगकांग और अंडमान से 100 से ज्यादा लीडर्स ने इस मीटिंग में भाग लिया। सम्मेलन में भारत का झंडा फहराया गया। सुभाष बोस को पूर्वी एशिया में आमंत्रित किया गया। याद करिएगा, वो अभी तक पूर्वी एशिया में गए नहीं थे। उसके पहले तैयारी कर ली गई रास बिहारी बोस की तरफ से, क्योंकि आईएनए की स्थापना उन्होंने की थी। इंडियन जो नेशनल आर्मी थी उसकी स्थापना उन्होंने, रास बिहारी बोस ने की थी। इस समूह में उन भारतीय नागरिकों को भी शामिल किया गया था जिन्हें युद्ध में जापानियों ने पकड़ लिया था, लेकिन अब अपनी मातृभूमि को आजाद कराने और अंग्रेजों से बचने के लिए उन सबने एक निष्ठा की शपथ ली थी। 25,000 से ज्यादा स्वयंसेवक उसमें जुड़े आईएनए में, और उन्होंने सबने शपथ ली उसी दिन। औपचारिक रूप से 1 सितंबर 1942 को आईएनए स्थापित हो गया, लेकिन कई बाधाओं ने रास बिहारी बोस को पूरी तरह से आगे बढ़ने से रोक दिया। जब सुभाष बाबू पूर्व में आए, अर्थात जापान में आए, तब आईएनए को दोबारा उन्होंने खड़ा किया। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेता बनाया गया। उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें नेताजी के रूप में सम्मानित किया गया। जय हिंद और युद्ध घोष के साथ सीमाएं गूंज उठी। सुभाष चंद्र बोस के पॉइंट नंबर 4 आपके लिए बताता हूं मैं। अभी तक मैंने जो चंद्र कुमार बोस है, उनके भतीजे, उनको 3 पॉइंट बता दिए। चौथा पॉइंट सुनिए आप। सुभाष चंद्र बोस के कोलकाता से भागने के बाद सावरकर ने एक बयान जारी किया। राष्ट्र की कृतज्ञता, सहानुभूति और शुभकामनाएं उनके लिए कभी न भूलने वाली सांत्वना और प्रेरणा के वे स्रोत बन गए हैं। वह जहां भी होंगे, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ योगदान देंगे, यहां तक कि स्वास्थ्य और जीवन भी। तो ऐसा नहीं था कि कई लोग इसमें कहते हैं कि भैया सावरकर ने अंग्रेजी सेना का समर्थन करके सुभाष बाबू के आईएनए के लोगों को मरवाया। उस पर आपको प्रॉब्लम, अगर आपको समझना है इस मुद्दे को, आजकल रणवीर हुड्डा बड़े इंटरव्यूज दे रहा है, वो सुनिए जाके। मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं अभी, तो फिलहाल मैं चंद्र कुमार बोस को जवाब दे रहा हूं वन बाय वन। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार, पॉइंट नंबर 5 है ये। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के कारण आईएनए का अभियान समाप्त होने के बाद लगभग 25,000 भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों द्वारा युद्ध में बंदी बना लिया गया। जहां अधिकांश कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, वहीं सावरकर ने इन सैनिकों के बचाव में खुलकर समर्थन करने का निर्णय लिया। उन्होंने 1 दिसंबर 1945 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को एक केबल भेजा, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था कि युद्धबंदियों के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यवहार की सामान्य परंपरा को ध्यान रखते हुए और जनता के मन में पैदा हुए बहुत गहरे असंतोष को देखते हुए आप इन युद्धबंदियों को छोड़ दीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि जनता के मन में कितनी असंतोष की भावना इन युद्धबंदियों की वजह से पनप रही है। अगर आप एक सामान्य माफी की घोषणा कर दें, इसको उनको पर अपनी कृपा बरसाएं और अपमानजनक शर्तों के बिना इनको आप रिहा कर दीजिए। तो ये लगातार सावरकर सुभाष बाबू को सलाह देने के बाद, उनको रास बिहारी बोस से उनकी उनकी वो आईएनए की स्थापना के बाद, जब उनके सैनिकों पे केस चल रहा था लाल किले में और कांग्रेस वाले चुप थे,
तब उसके बाद भी सावरकर ने लेटर्स लिखे वहां के प्रधानमंत्री को। लेकिन समझने की बात पॉइंट नंबर 6 में आती है कि क्या सावरकर अपनी तरफ से प्यार जता रहे थे, नेताजी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे? इसका जवाब आपको 25 जून 1944 को आजाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में सुनना पड़ेगा, जो उसमें नेताजी कहते हैं खुद कि जब गुमराह राजनीतिक सनक और दूरदर्शिता कमी के कारण कांग्रेस पार्टी की लगभग सभी नेता भारतीय सेना में सैनिकों को भाड़े का मान रहे हैं और उनकी निंदा कर रहे हैं, तो यह जानकर खुशी होती है कि वीर सावरकर निडर होकर भारत के युवाओं को भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी पे याद रखिएगा, इसी पे वो लोग बार बार कहते हैं कांग्रेस वाले कि वो आईएनए के लोगों को मरवाने के लिए ब्रिटिश सेना में लोगों को भर्ती कर रहे थे, पर ऐसा नहीं था। ये बहुत ही क्लियर बोला था और किसी और ने नहीं, आईएनए के चीफ ने बोली थी ये बात। अब पॉइंट नंबर 7 को समझिए कि जब सुभाष बाबू अगली बार उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ साल पहले जब सावरकर ने 25 जून 1937 को सेलुलर जेल से रिहा कर दिए गए, उसके बाद रत्नागिरी कैद से भी वो आजाद हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मैं श्री सावरकर की रिहाई से बेहद खुश हूं, उनका भविष्य उज्जवल है। मुझे आशा है कि वह एक राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करेंगे। वैसे एक और खबर भी बताता हूं आपको, इनको राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए जो तथाकथित रूप से, अब इसके लिए मुझे इतिहास किताबें खंगालनी पड़ेंगी, पर मैं एलिजिडली कह रहा हूं इसीलिए कि स्वयं जवाहरलाल नेहरू गए थे इनको ये कहने के लिए कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए। जब वो रिहा हुए थे तो उन्होंने मना कर दिया था कांग्रेस में शामिल होने के लिए। प्रख्यात पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, ये मैं जवाब दे रहा हूं उनके भतीजे को। प्रख्यात कांग्रेसी एनबी खरे ने आईएनए के बारे में माय पॉलिटिकल मेमोयर्स ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, पेज नंबर 64 में, कि सुभाष बोस इस बिजनेस में, सुभाष बोस ने 1857, मतलब जो उन्होंने आईएनए की स्थापना की, सुभाष बोस ने 1857 के भारतीय स्वतंत्र संग्राम पर सावरकर की पुस्तक से बहुत सारी प्रेरणा ली। अपने एक भाषण में सुभाष बोस ने स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने इस पुस्तक की प्रतियां सभी सैन्य कर्मियों के बीच निशुल्क वितरित की हैं। उन्होंने अपनी एक रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा है। चलो दिल्ली का नारा उन्होंने मेरठ में भारतीय सैनिकों से उधार लिया है, जिन्होंने 10 मई 1857 को वहां से दिल्ली तक मार्च किया था। तो ये जो प्रेरणा की बात कर रहा है, और ये जो उनका अभी सो कॉल्ड भतीजा कूदा है बीच में, कह रहा है कि उनको ना जोड़ें, अपने चाचा के भाषण पढ़ लेते, सॉरी उम्र में काफी बड़े हैं, माफ कीजिएगा, पर हरकतें उनकी वाली ही हैं। अब पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। सितंबर 1947 में जब नेताजी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर के रूप में अंडमान का दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने सेलुलर जेल में बहुत सारे कैदियों को आजाद किया और बहुत सारे पुरानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सावरकर के 1857 के भारतीय स्वतंत्र संग्राम के तमिल संस्करण की हजारों प्रतियां छापी और उन्हें जनता के बीच वितरित किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम उन्होंने बदल के शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया उसी समय। अब विक्रम संपत की किताब से पॉइंट नंबर 10 बता रहा हूं मैं आपको। इतने सारे हैं आर्ग्यूमेंट्स इस तरह के लोगों को देने के लिए, ईश्वर करे उनको अकल आए। पॉइंट नंबर 10 में विक्रम संपत की किताब के अनुसार पेज नंबर 422 423 में विक्रम संपत लिखते हैं, सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी में कपिल कुमार पूर्व प्रोफेसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के आईएनए परीक्षणों और सैन्य खुफिया रिपोर्टों के कुछ पत्र मिले थे। उनके संग्रह में 31 मई 1946 का एक पत्र आईएनए राहत समिति के एक सैनिक का मिला और सरदार पटेल को, जो उसने लिखा हुआ था, उस सैनिक ने सरदार पटेल को लिखा हुआ था, उसने लिखा हुआ था, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत में सीएनसी ने अब किसी भी समाचार पत्र को पढ़ने की अनुमति दे दी है। लंबे समय से प्रतिबंधित यह महोदय में ऐसे भारतीय सैनिक हैं जो अभी भी अपने ही भाइयों के खिलाफ राइफल उठाते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग भी हैं जिनके दिल में आईएनए है और नेताजी को अपने भगवान के रूप में पूजते हैं, आदेश का इंतजार करते हैं, जो कि उस समय सेना में शामिल हुए थे। 1942 में बैरिस्टर सावरकर की सलाह के बाद दीपक में अब भी वही रोशनी है। ये लेटर लिखा था उस समय किसी सैनिक ने सरदार पटेल को, और उसमें उसने ये लिखा था कि सावरकर की सलाह के बाद बहुत सारे लोग थे जो आईएनए में ज्वाइन करा, जो कैद में भारतीय सेना के लोग थे। संपत आगे लिखते हैं, उस समय के पत्रों के संकलन के माध्यम से
प्रोफेसर कुमार दावा करते हैं कि आईएनए के कई सैनिक महाराष्ट्र से थे और सैन्यीकरण के लिए सावरकर द्वारा दिए गए आह्वान के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए थे। तो उन्होंने जो कॉल दी थी ना कि ज्वाइन ब्रिटिश फोर्सेस, गांधी ने भी दी थी बाय द वे, पर उनकी बात कोई नहीं करता क्योंकि वो सेक्युलर और बहुत ही ज्यादा सेक्युलर थे गांधी जी। अब ये कुछ ऐसी बात बताते हैं जो औरों ने इन दोनों के बारे में कही। अब समझिए इस बात को, मतलब दूसरे लोग हैं पर सावरकर की वो तारीफ कर रहे हैं। रास बिहारी बोस ने अपने एक रेडियो संबोधन में एक सावरकर की प्रशंसा करते हुए कहा था, मैं आपको सलाम करता हूं, मुझे अपने एक बुजुर्ग साथी के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की खुशी है। आपको सलाम करते हुए मैं बलिदान के प्रतीक को ही सलाम कर रहा हूं। सावरकर की बात कर रहे हैं। ऊपर दिए गए इन बातों से मैं एक बात और बताना चाहता हूं। सावरकर ने नेताजी और सावरकर, रास बिहारी बोस और आईएनए, ये एक ही सिक्के के पहलू हैं, अलग अलग। तो इनको अलग करना बेवकूफी है। आईएनए का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे गौरवशाली अध्याय है, इस बात को याद रखिएगा। इस जोड़ी ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया। वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस ने, इनके काम की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए थे। नेताजी और वीर सावरकर के द्वारा साझा किए गए सौहार्दपूर्ण संबंध और एक दूसरे के प्रति उनके द्वारा साझा की गई प्रशंसा अलग अलग उदाहरणों से मैंने आपके सामने प्रूव करी है। स्वतंत्रता के बाद नेहरू युग आया, उसके दौरान भारत की सशस्त्र सेना और उसके जो पैगंबर थे वीर सावरकर, उनको एक साजिश के तहत, उनको एक कुतर्क के तहत खत्म करने की कोशिश की गई। उसमें केवल सावरकर ही नहीं थे, उसमें भैया सुभाष बाबू भी थे। हुआ ये प्लान कि दो काम करते हैं। एक, जो क्रांतिकारियों का सबसे ज्यादा क्रांतिकारी कहां से आते, तो पंजाब से थे या तो बंगाल से थे, महाराष्ट्र से भी थे, पर महाराष्ट्र चूंकि वो बट नहीं सकता था, किसी और देश को नहीं मिल सकता था, तो क्या हुआ, पंजाब बट गया, बंगाल बट गया, दोनों को बांट दिया गया ताकि उनको सजा दी जा सके जो वहां के क्रांतिकारी थे। दूसरी सजा किसको मिली, नाम खराब करके। सुभाष बाबू का भी नाम खराब किया गया, उनको इतिहास के पन्नों में दबाया गया, मजल किया गया, और वीर सावरकर के साथ भी वही हुआ। बहुत सारे कोशिश की गई कि उनके बारे में जो कुछ भी है उसको भुलवा दिया जाए। कांग्रेस द्वारा प्रचारित गांधीवादी अहिंसा की परछाई में इन दोनों महान क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकों को गुप्त ही रखा गया ताकि ये बैठकें कभी सामने ना आ सके। वो तो थैंक गॉड कुछ लोग थे जिन्होंने उस बैठक का नोट डाउन करा था और उसको उन्होंने सबके सामने लाया। अगर आप इन सभी घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं तो आप ये मानेंगे कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहां तक कि अगर आप सावरकर को मजीनी कहेंगे तो सुभाष बाबू को आप गैरीबाल्डी कह सकते हैं। यहां तक कि अगर सावरकर की सलाह ना होती तो सुभाष बाबू अपने पिनेकल पे नहीं पहुंच पाते। सुभाष चंद्र बोस सावरकर से दादर में उनके घर में मिलने क्यों गए थे? वो इसलिए मिलने गए थे क्योंकि एक मॉन्यूमेंट है, उसका नाम है होलवेल मॉन्यूमेंट कलकत्ता। उस मॉन्यूमेंट के खिलाफ वो विद्रोह प्रदर्शन करना चाहते थे और उस विद्रोह प्रदर्शन करने के लिए वो मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मुस्लिम लीग हमारा विरोध करे इसमें। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको सलाह दी कि तुम एक बार सावरकर से बात करो ताकि हिंदू महासभा भी ना घुसे उसमें। तो उसकी सलाह पे वो गए उनसे मिलने के लिए। तो सावरकर ने उनको बोला कि ये छोटी मोटी चीजों में मत इन्वॉल्व हो, बड़े काम करो आप। इसलिए मैं मजीनी कहता हूं उनको, एक बहुत ही इंटेलिजेंट, एक बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के धनी वीर सावरकर थे जिन्होंने सुभाष बाबू के जीवन को एक अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश की। और मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट ये बताया है कि ऐसा क्यों हुआ था। अगर इन महापुरुषों को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेंगे और बार बार बहस करेंगे, राय और विचारधाराओं को, मतभेद को दिखाते रहेंगे, तो आपको एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि एक दूसरे के लिए इन लोगों के मन में बहुत सम्मान था। आज अगर अतीत के नेताओं को विचारधाराओं में विभाजित आप करते हैं तो अतीत में उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक बयान का अध्ययन करना, किस डेट पे दिया गया, क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। आज सुर्खियों और विवाद के द्वारा संचालित सार्वजनिक मानसिकता के दिनों में यह अब थोड़ा कठिन हो गया है कि सुर्खी किस पे बनेगी, वायरल क्या होगा। आज के राजनेताओं और उनके अनुयायियों के इतिहास को ध्यान से देखना आपकी जिम्मेदारी है।
कलह, आरोप और प्रत्यारोप की बजाय सभी विचारधाराओं को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। तो चंद्र कुमार बोस को बहुत सोचना चाहिए था ये कहने की कि सावरकर का नाम उनके साथ मत जोड़िए। लेकिन संसद से लेके सदन तक एक दूसरे की लड़ाई करने के युग में विचारधारा आधारित बहस बहुत मुश्किल हो गई है। यह देखना अत्यंत उचित होगा कि किस प्रकार से हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर का स्थान इतिहास में फिक्स कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग जिन्होंने अपने आप को ही भारत रत्न दिया, खुद को, उन लोगों ने अपना स्थान निश्चित कर लिया है। उनका स्थान तो खरोच खरोच के निकालना पड़ा तब भी नहीं मिट रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल न्यायमूर्ति पीबी चक्रवर्ती के साथ बातचीत में यह कहा था, स्वीकार किया था कि स्वतंत्रता देने के ब्रिटिश निर्णय में गांधी जी का प्रभाव नगण्य से न्यूनतम था। उन्होंने यह भी कहा कि बोस की आईएनए के द्वारा पैदा किया डर का भूत और भारतीय रक्षा में सहानुभूतिपूर्ण विद्रोह जो भारत की सेनाओं ने किया था, उन्होंने मजबूर किया कि वो छोड़ के निकल जाए इंडिया से। कांग्रेस और नेहरू जी के जो समर्थक इतिहासकार हैं, उन्होंने मेक श्योर किया कि 70 अलग अलग जगहों पर जो नेवी ने बहिष्कार किया और जो 400 लोग मारे गए, कहां पर? महाराष्ट्र के डॉक्स में जो पब्लिक थी, नॉर्मल पब्लिक मारी गई। इन बातों को आपके सामने न लाया जाए। भारत का जो अमृत महोत्सव का जश्न भारत मना रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक भव्य प्रतिमा जो है लगा दी है राजधानी इंडिया गेट के बीचों बीच, और ये प्रतिमा प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया उनको एक सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है सुभाष बाबू को। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अक्टूबर 2018 को नेताजी की स्वतंत्रता की घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री इतनी इज्जत करते हैं। क्या आपने, अंत में एक और बात कहूंगा कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 है, क्या आपने इसे पढ़ा है? क्योंकि बार कुछ लोग तो इसे सिपाहियों द्वारा किया गया म्यूटनी कहते हैं, सिपॉय म्यूटनी, याद है? उसमें भी लिखा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सिपॉय म्यूटनी। समस्त अंग्रेजों ने भारतीय साहित्य में 1857 की लड़ाई को भारतीय सैनिकों का, सबने लिखा है, इंक्लूडिंग हमारे चाचा जी, भारतीय सैनिकों का असफल विद्रोह कहा। लंदन में इंडिया हाउस से जुड़े एक क्रांतिकारी का साथी अंग्रेज था, उसने सहायक रूप में वीर सावरकर ब्रिटिश संग्रहालय के पुस्तकालय में उसने जुगाड़ करके सावरकर का प्रवेश करवाया। सावरकर जब वहां अगले 1 वर्ष तक वो गए, उन्होंने 1857 के युद्ध पर 1500 से ज्यादा किताबें पढ़ी। जब उन्होंने ये किताबें पढ़ी तो सच उनके सामने स्वयं प्रकट हो गया, और वो एक शानदार इंटेलेक्चुअल राइटर थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये भैया ये कोई सिपॉय म्यूटनी नहीं है, तो प्रॉपर स्वतंत्रता संग्राम है। तो उन्होंने इस पे किताब लिखी, 1857 सा स्वातंत्र्य समर, मराठी में लिखी। उस किताब को उनके क्रांतिकारी सहयोग मिस्टर अय्यर या मिस्टर अय्यर या मराठी में जो जानते थे, उन्होंने उसको मराठी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया। उसके बाद वो किताबें छपना, वो पहली किताब थी जो छपने से पहले बैन कर दी गई। पहला है विश्व में, सुना होगा आपने, कि वो कोई व्यक्ति किताब लिखता है और छपने से पहले बैन हो गई। प्रकाशित होने से पहले जिसको बैन कर दिया गया, इसे गुप्त रूप से वितरित किया गया। जल्द ही क्रांतिकारियों की यह किताब गीता बन गई। इसका जो दूसरा संस्करण था वो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल ने छपवाया। इन दोनों, जो पहली लिखी थी उसमें सावरकर ने अपना नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि एक महान हिंदू वही होता है जो क्रेडिट नहीं लेता। हमारे वेद किसने लिखे किसी को नहीं पता, क्योंकि क्रेडिट लेने की परंपरा नहीं है। तो जो पहला संस्करण सावरकर जी ने लिखा, उसमें भी किताब, उसमें केवल राष्ट्रवादी लिखा गया था। किसने लिखा? राष्ट्रवादी ने लिखा। दूसरा संस्करण गदर पार्टी के संस्थापक ने बनवाया, उसमें किसने लिखा? राष्ट्रवादी ने लिखा। लेकिन जब सरदार भगत सिंह ने प्रतिबंध के बावजूद 1929 में इस पुस्तक का तीसरा संस्करण छपवाया भारत में, तो उसमें उन्होंने लिखा रिटन बाय वी.डी. सावरकर। फिर उसके बाद भगत सिंह ने इसका पंजाबी में अनुवाद किया। कई लोग भगत सिंह को भी सावरकर के खिलाफ खड़ा करते हैं, लूजर्स। इस पुस्तक का जो चौथा संस्करण था वो पता है किसने करवाया था? चंद्र कुमार बोस। वो संस्करण करवाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, द 4th एडिशन। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने जवाब दिया है ये आपकी समझ में आया होगा। और इधर बीच आजकल जब फिल्म रिलीज होने वाली है तो अपने रणदीप हुड्डा भाई खुद ही बहुत तगड़े जवाब दे रहे हैं। मौका मिले तो उनके इंटरव्यू जरूर सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।